रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर, बीकॉम पार्ट सेकेंड, ईएफएम सेकेंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर। मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज, कालाडेरा, जयपुर। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने बताया वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या है, वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र, वित्तीय प्रबंध की परिभाषा, नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस फंक्शन क्या है, ये सब अपने पिछले वीडियोस के अंदर समझा। आज अपन समझेंगे महत्वपूर्ण ईएफएम सेकंड का जो विषय है, वित्तीय प्रबंधक की भूमिका एवं दायित्व। तो स्टूडेंट्स से अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको जानना बड़ी जरूरी है। तो ये भूमिका उसकी क्या होगी, इसको जानने से पहले ये जरूरी जानना है कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजर की पोजीशन क्या है संगठन में, वो किस पोजीशन पे होता है। तो एक फाइनेंस मैनेजर उच्च अधिकारी होता है, हाई रैंक होता है, यानी वो उसकी जो भूमिका है इतनी अधिक है कि उसको हाई रैंक पर रखा जाता है। और इतना वो हाई रैंक होता है कि मेंबर बनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, प्रबंध समिति का वो सदस्य होता है। अमेरिका में उसके पद की एक अलग पहचान है, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस के नाम से उसको जाना जाता है। भारत में भी उसकी भूमिका बढ़ती चली जा रही है, इसलिए उसको चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है वो, क्योंकि उसकी भूमिका निरंतर चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। और चुनौतीपूर्ण भूमिका होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यापार का जो स्वरूप है, जो व्यापार का जो आकार है, वो बदलता चले जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण डिमांड में वृद्धि हो रही है, इसलिए व्यापार का आकार बढ़ता चले जा रहा है, आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है व्यापार की। उसी कारण वित्तीय जो नीतियां हैं, फाइनेंशियल जो पॉलिसीज हैं, वो बनानी पड़ती है और उसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन करना पड़ता है। उदारीकरण की नीति आई हमारे देश में, लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई, उस कारण बाहर के निवेशक आए, घरेलू उद्योगों को उनसे प्रतिस्पर्धा की सामना उनको करना पड़ा। देश में अनेक वित्तीय स्रोत मौजूद हैं। इन सभी वजह से इस वक्त वित्तीय प्रबंधक की जो भूमिका है और उसका दायित्व जो है, वो उसको निभाना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम हो गया है। तो किस तरीके से वो अपनी दायित्व निभाता है? सबसे पहले वित्त पूर्व अनुमान एवं नियोजन। व्यवसाय के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए उसे अनुमान लगाना पड़ता है कि कितनी मात्रा में भविष्य में उसे कोषों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि व्यवसाय भविष्य संबंधित है। तो इसका अनुमान लगाने के लिए दो प्रकार के कोषों की उसके अनुमान लगाता है, अल्पकालीन शॉर्ट पीरियड और दीर्घकालीन लॉन्ग पीरियड। अल्पकालीन की आवश्यकता उसको क्यों पड़ती है? क्योंकि दैनिक खर्चों की उसको पूरी करनी है, कच्चा माल खरीदवाना है, वेतन देना है। इस कारण जो है इन खर्चों के लिए कोषों की आवश्यकता पड़ती है। और दीर्घकालीन कोषों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संगठन के लिए भूमि की जरूरत पड़ती है, भवन की जरूरत पड़ती है, मशीन की जरूरत पड़ती है, प्लांट की जरूरत पड़ती है, रिनोवेशन कराना पड़ता है। इसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए होता है। तो इसका अनुमान लगा के एक फाइनेंशियल प्लान का वो निर्धारण करता है कि फाइनेंशियल प्लान के अनुसार ही फिर आगे की कार्रवाई वित्तीय प्रबंधक को करनी होती है। इसके बाद कोषों का संकलन, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। कहां से वो कोष एकत्रित करे, उसका क्या स्वरूप हो, उसकी क्या संरचना हो, उसका डिसीजन उसको इसमें लेना होता है। दो प्रकार के कोष है, इंटरनल आंतरिक और बाहरी एक्सटर्नल।
आंतरिक में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी वो ओनर जो व्यवसाय के स्वामी उनका कैपिटल, और रिटेन अर्निंग, लाभ बटने के बाद जो बचता है अर्निंग, वो रिटेन अर्निंग कहलाती है। और भारी में कौन सा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकता है, बैंक लोन से ले सकता है, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक डेब्ट्स, डिवेंचर्स, लीज फाइनेंस, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिटर्स आदि। तो इन सब का निर्धारण करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके वो अपनाता है। इसके स्वरूप का निर्धारण करने के लिए इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर मूल्यांकन करता है कि इन सब का कॉस्ट कितनी होगी, कितना इंटरेस्ट होगा, कितना डिविडेंड की संभावना है, क्या स्थिति रहेगी, और इनसे लाभ कितना होगा भविष्य में, यानी इनसे जो विनियोजन किया जाएगा उसे लाभ कितना होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के माध्यम से इसका अनुमान लगाया जाता है कि कहां से कोषों को किस तरीके से एकत्रित करना है। कोषों को एकत्रित करने के बाद फिर इन कोषों को के लिए क्या परियोजना में किस प्रकार से इनका मूल्यांकन और आकलन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले वो सूचनाएं एकत्रित करता है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन जितनी है उसको एकत्रित करता है, जिस परियोजना में लगाना है उससे संबंधित तमाम प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करता है, क्योंकि परियोजनाएं एक नहीं है, अनेकों परियोजनाएं होती है, क्योंकि उसे उसमें सर्वोत्तम का चुनाव करना है उसके व्यापार के दृष्टिकोण से। उससे संबंधित जितने प्रकार की इंफॉर्मेशन उसको एकत्रित करता है, उससे जो भविष्य में जो लाभदायकता प्राप्त होगी, यानी जो उससे कैश इनफ्लो मिलेगा व्यापार को, उसका वो फोरकास्ट करता है, उसका अनुमान लगाता है। और जितनी परियोजना है इसके आधार पर फिर उसका तुलनात्मक अध्ययन करता है, कंपैरिजन करता है कि वास्तव में कौन सी उपयुक्त रहेगी, और जो उपयुक्त निकलती है उसकी पहचान करता है, उसको वो आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट है, ये सब महत्वपूर्ण काम होने के बाद फिर विनियोजन हो गया, उसके बाद वास्तव में जो अपेक्षाएं की थी व्यवसाय से, जो वित्तीय नियोजन किया गया था, जो फोरकास्ट किया गया था और जो विनियोजन किया गया था, वास्तव में उससे व्यवसाय को लाभदायकता प्राप्त हो रही है नहीं, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो रहा है या नहीं, इसका मूल्यांकन और इसका नियंत्रण करना जरूरी है। यह बहुत बड़ी भूमिका है एक प्रकार से वित्तीय प्रबंधक की। इसके लिए जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए और जो वास्तविकता है उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसमें विचलन का पता लगाया जाता है, और विचलन का क्या कारण है उसकी सूचनाएं दी जाती है और उसके आधार पर उनको दूर किया जाता है। इसके विभिन्न प्रकार की टेक्निक एक वित्तीय प्रबंधक अपनाता है। इसके लिए फाइनेंशियल बजट या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से भी वो कर सकता है, या रेशियो एनालिसिस टेक्निक के माध्यम से भी वो कर सकता है। और इन सब तरीकों से वो विचलनों का पता करता है और उनको दूर करने का वो उसके लिए सुझाव देता है। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण काम है जो वित्तीय प्रबंधक को करने होते हैं। डिस्पोजेबल ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभों का आवंटन। जब लाभदायकता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो उसका आवंटन किस प्रकार से किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण काम है उसका। उसके लिए कितनी मात्रा में लाभ व्यापार के संचालन के लिए भविष्य में रखा जाए और कितनी मात्रा में लाभ डिविडेंड के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इन दोनों में संतुलन के आधार पर वो निर्णय लेता है। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स जो है व्यवसाय के स्वामी हैं और इनका लिए इनका जो संपत्ति है उसमें वृद्धि करना जरूरी है। एक वित्तीय प्रबंधक बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसके लिए जो शेयर्स का मूल्य है, जो बाजार भाव है, उसको बनाए रखना जरूरी है। इस प्रकार से वित्तीय प्रबंधक को कार्य करना जरूरी है जिससे शेयर्स का बाजार का मूल्य में निरंतर वृद्धि होती जाए,
तभी जो है शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो बढ़ेगी। इसके लिए अधिक मात्रा में डिविडेंड, अर्निंग पर शेयर जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग। वो स्टैंडर्ड और बजटेड दोनों का कंपैरिजन करता है कि वास्तविक क्या प्राप्ति हुई और क्या आकलन किया गया था, और उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट बनाकर सभी विभागों में वो भेजता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी वो उस रिपोर्ट को रखता है और उसके आधार पर आगे वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट है लीगल ऑब्लिगेशन। वैधानिक दायित्व क्या है उसके, क्योंकि वो एक वित्तीय प्रबंधक की भूमिका निभा रहा है तो उसे टैक्स से संबंधित तमाम प्रकार के लॉ पता होने चाहिए, उसे सरकार के जितने प्रकार के नियम जो व्यापार पर लग रहे हैं उसके नियम पता होने चाहिए, और उसको किस प्रकार से लागू करना है उन नियमों को, उसको उसकी जानकारी जरूरी है। तो ये उसका एक लीगल उसका दायित्व है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एडवाइस, क्योंकि वो पेशेवर है और वो एक उच्च प्रबंधक है तो उसकी सलाह वो समय समय पर देता रहता है अपने अनुभव के आधार पर, और उस सलाह के आधार पर विभिन्न विभाग जो है अपनी ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पब्लिक रिलेशनशिप। जितने प्रकार के फाइनेंशियल रिलेशनशिप है बाहरी, उसको वो भी निभाने होते हैं, यानी बैंक से, सरकार से या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे निरंतर संपर्क में रहता है और संबंध निभाता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। ये उसका महत्वपूर्ण काम होता है कि जितने प्रकार के विभाग संगठन में है, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, उनमें आपस में सहयोग और समन्वय बनाने का भी वित्तीय प्रबंधक का महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि बजट वो इसी प्रकार से तैयार करता है जिससे आपस में समन्वय बने। मैनेजमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। नेक्स्ट है ये जितने प्रकार के फिक्स असेट्स और करंट असेट्स हैं उनका प्रबंध भी उसको करना पड़ता है और उनका जो मूल्यांकन उसको भी उसको करना पड़ता है। नेक्स्ट है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा बताया कि टैक्स की सारी जिम्मेदारी उसकी, क्योंकि फाइनेंस संबंधी चीज है, तमाम प्रकार के नियम उसको टैक्स संबंधी पता होने चाहिए। कितना टैक्स बन रहा है, टैक्स अधिक तो नहीं बनना है, टैक्स स्ट्रक्चर कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब निर्णय उसको लेने पड़ते हैं। इससे बड़ी अहम भूमिका उसकी रहती है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी क्या हो उसका निर्णय भी वित्तीय प्रबंधक के द्वारा किया जाता है, ये भी उसकी भूमिका का अभिन्न अंग है। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट एंड लीज। जितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट और लीज है उन सबका वो रिकॉर्ड वो रखता है। तो आज अपन ने महत्वपूर्ण विषय पढ़ा कि वित्तीय प्रबंधक की क्या भूमिका है और उसके क्या क्या दायित्व हैं। धन्यवाद।